नमस्कार, मैं हूं दीपक पुरी और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। आज हम बात करते हैं कृषि कानूनों के बारे में। किसान आंदोलन को 60 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज भी देश का अन्नदाता सड़क पर उतरा हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से देश के अन्नदाता को सड़क पर उतरना पड़ा? आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे भरतपुर से महापौर अभिजीत कुमार, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कृषि कानूनों के बारे में कि क्या ऐसा रहा जिसके लिए देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है। अभिजीत जी, लाइव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी देश के अन्नदाता को कि उसको सड़कों पर आना पड़ा? क्या ये कानून जो उनके लिए बनाया गया था, जब वही लोग इस कानून को नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्या इस कानून को बनाने की ज़रूरत थी? देखिए, जो अन्नदाता पिछले 60 दिनों से रोड पर बैठा हुआ है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो अपने हित की लड़ाई तो लड़ ही रहा है, साथ में इस देश के प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बचाने में भी है। ये जो कानून लाए गए हैं वो संविधान के विरोध में कानून लाए गए, संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए लाए गए। आप जानते हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था, गणतंत्र की व्यवस्था है। गणतंत्र मीन्स रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। और कानून का शासन मतलब हमारे देश में संविधान के द्वारा एक जो व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से यहाँ का व्यवस्था चलती है। संविधान में अगर आप देखेंगे तो हर जो हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन सब के अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं। इसमें एक 7वां शेड्यूल है, जिस 7वां शेड्यूल में राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकार हैं। उसमें एक लिस्ट है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जितने भी क्षेत्र वर्णित हैं उसमें राज्य सरकारें कानून बनाने के लिए अधिकृत हैं, और जो केंद्र सूची है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए अधिकृत है, और जो समवर्ती सूची है उसमें समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही बनाने को अधिकृत हैं। अब आप देखेंगे कि कृषि जो है वो राज्य सूची में शामिल है, अर्थात राज्य ही उसमें कानून बना सकते हैं। और जब राज्य जो केंद्र की सूची है उसमें केंद्र सरकार बनाती है, परंतु केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक शब्द जो है जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, वो ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में है। तो इन्होंने जो कानून बनाते समय क्या किया कि आप देखेंगे, नाम देखें इसका, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स अश्योरेंस, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, और तीसरा एक्ट जो बनाया है वो है असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। सो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। अगर ये कृषि पर कानून बनाते तो क्या होता कि वो राज्य सरकारी कानून बना पाती, परंतु इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स जो समवर्ती सूची में आता, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, वो नाम लेके और इन्होंने राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण कर लिया। तो ये जो व्यवस्था थी संवैधानिक व्यवस्था, उसको उन्होंने तोड़ दिया। दूसरी चीज़ अगर देखें कि हम ऑर्डिनेंस जब भी लाते हैं जब बहुत ही आवश्यक कोई कानून बनाना होता है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, परंतु इन्होंने क्या किया कि जून के महीने में ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये तीनों कानूनों को लेकर आए। और जब वो तीनों कानूनों को लेकर आए, अब मुझे आप बताइए कि जून के महीने में जब पूरा देश तालेबंदी में था और तालेबंदी में आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी तरीके का आंदोलन नहीं कर सकते, आप किसी तरीके की कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तब ये लोग उन कानूनों को लेकर आए। इसका मतलब मंशा क्या थी? ऐसी क्या आफत पड़ रही थी जो जून के महीने में आप इन कानूनों को लेकर आए? साफ था कि न तो किसान तालेबंदी में बाहर निकलेंगे और हम इस कानून को लेके इनके ऊपर थूक देंगे, ये मंशा थी। तो आप देखें टाइमिंग क्या है, इनका राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को इन्होंने तोड़ा। ये किसान अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जब इन्होंने नोटबंदी लागू की थी, घोषित उद्देश्य क्या था? देश में से ब्लैक मनी को हटाना, परंतु क्या हमने ब्लैक मनी को हटा दिया? साफ जाहिर है कि उस
उस नोटबंदी से, जबकि जो जो कंट्री आज तक नोटबंदी लेकर आए वो कंट्री कभी भी सक्सेस नहीं हुए। ये उदाहरण हमारे पास थे, बावजूद इसके मोदी जी ने नोटबंदी किया। मतलब साफ है कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो ख़त्म हो गया। फिर ये लेकर आए ये जीएसटी वाला। जीएसटी इतने तरीके से इन्होंने किया कि अनगिनत उसमें अमेंडमेंट आ चुके। अनगिनत अमेंडमेंट क्यों आते हैं? जब हम किसी चीज़ को ठीक तरीके से उस पर होमवर्क नहीं करते और कानून को लागू कर देते हैं, इसलिए अमेंडमेंट लाए गए। तीसरी बात, आप अब ये कानून लेके किसानों के लिए आए, इससे क्या फ़ायदा? क्या किसी कानून से किसी किसान संगठन से पूछा, किसी राज्य सरकार से इसके बारे में पूछा? और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि क्या आरएस के किसी संगठन से भी इन्होंने पूछा? क्या किसी बीजेपी के एमपी ने इनसे बोला कि ऐसा कानून लेकर आए? किसान कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है। क्यों हित में नहीं है? क्योंकि उन्हें मालूम है इन कानूनों के माध्यम से पूरी की पूरी खेती, जिस व्यवस्था को ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से कांग्रेस सरकार लेके आई थी, आपको ये जानकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय हमारे यहाँ पर वीट का जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ 2/3 रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाता था। 1/3 रिक्वायरमेंट वीट की हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती थी। परंतु कांग्रेस सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने, उनके बाद में प्रधानमंत्री आए लाल बहादुर शास्त्री, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, देश को खाद्यान्न सुरक्षा की। उस समय हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता था वो कितना होता था? 10-12 मिलियन मैट्रिक टन। आज हमारे देश में वीट का प्रोडक्शन होता है 106 से लेके 108 मिलियन मैट्रिक टन। हम लोगों ने 7 गुना प्रोडक्शन किया है। ये किसान की देन है, अन्नदाता। आज उस व्यवस्था को आप पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, इसलिए किसान नाराज है और वो आंदोलनरत है। एक और सवाल अभिजीत जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं है, वो एक प्रशासनिक निर्णय है। किसान कह रहा है कि कानून से एमएसपी रद्द हो जाएगी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, एमएसपी पहले भी नहीं थी, एमएसपी आज भी नहीं है। कानून का उसको कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है, परंतु कुछ चीज़ें होती हैं नीतिगत, सरकार की पॉलिसी होती है। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसमें ये फार्मर्स वेलफेयर एक अटैच लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको वापस उसी ज़माने में ले जाता हूँ जब हमारे यहाँ पर एनफ फूड प्रोडक्शन नहीं था। मैंने कहा ना, हमारी रिक्वायरमेंट थी 17-18 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं की, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा था 10-11 मिलियन मैट्रिक टन। हमको 6-7 मिलियन मैट्रिक टन दूसरे देशों से लाना पड़ता था। तो आपको ध्यान होगा, अगर जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है, अमेरिका ने एक पॉलिसी चलाई थी, पीस, फूड फॉर पीस। ये उस समय के लिंडन जॉनसन जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये पॉलिसी चलाई थी कि देश आज़ाद हुए थे और उन पर कम्युनिस्ट का कोई प्रभाव ना पड़े, तो उन्होंने फूड फॉर पीस पॉलिसी करके किया था। उसको कैनेडी साहब आगे लेके गए, तो एक पब्लिक लॉ बनाया था, उसको आज हम PL 480 बोलते हैं। PL 480 यानी पब्लिक लॉ के तहत में वीट यहाँ पर भारत देश को दिया गया था। उसी के तहत उनमें एक कंडीशन होती थी कि भाई उसी को उसी की मदद की जाएगी, उस देश की मदद की जाएगी जो देश अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। ये उसी का परिणाम था। और हमारे देश ने खाद्यान्न प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पॉलिसी लेके आए। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था और वाइट रिवॉल्यूशन, हमारे 2 रिवॉल्यूशन है। कांग्रेस ने क्या दिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे हमारे खाद्यान्न में वृद्धि हुई, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। और उसने जो एक दूसरा दिया वाइट रिवॉल्यूशन। लाल बहादुर शास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने यहाँ पर NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था। वो वाइट रिवॉल्यूशन है, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाया। हमने 2 तरफा वो किया, एक तरफ दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाया और खाद्यान्न को, हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न को बढ़ाया। तब यहाँ 1964 में फूड कॉरपोरेशन एक्ट निकला था। फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 का एक्ट हुआ, उसके तहत FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। उस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 3 उसके ऑब्जेक्टिव थे। क्या ऑब्जेक्टिव थे? किसानों को
किसानों को एक इफेक्टिव सपोर्ट प्राइस सपोर्ट करना है। दूसरी, प्रोक्योरमेंट करें और वीट का जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, असेंशियल कमोडिटीज खाद्यान्न पदार्थ हैं, उनका प्रोक्योरमेंट करें, उनका स्टोरेज करें और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे यहाँ पर ये FPS फेयर प्राइस शॉप होते हैं, राशन की दुकानें जिनको बोलते हैं, उनके माध्यम से वो गरीब लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और तीसरा, इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा यानी एक सेफ्टी स्टॉक रखें। ये 3 उद्देश्य थे। 3 जब उन उद्देश्यों के लिए वो किया था, ये सरकार ने आते ही क्या किया, इस सरकार ने आते ही 2014 में ही और एक हाई लेवल कमेटी शांताराम के अध्यक्षता में गठित की कि इस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अनबंडलिंग कैसे की जाए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। इसीलिए वो इसको MSP को, जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाएगी, अर्थात उस MSP को आप लागू किसके माध्यम से करेंगे। देखिए, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीजनल है। सीजनल मतलब ये ऋतु संबद्ध है। जैसे रबी की फसल मार्च और अप्रैल के महीने में आती है, तो हम गेहूं उत्पादन करते हैं पूरी साल के लिए, लेकिन उसका उत्पादन 1 महीने में आ जाता है। मार्च अप्रैल तक पूरा गेहूं का उत्पादन आ जाता है। वो उत्पादन आपका मंडी में आएगा। जब इतना बड़ा, और उसकी खपत कब होगी, कब खपत होगी, पूरी साल में होगी ना। प्रोडक्शन तो एक बार आता है। तो जब वो मार्केट में आएगा, तो आप ये इकोनॉमिक का सिद्धांत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोडक्शन किसी चीज़ का ज़्यादा है और मांग कम है, तो ये वाजिब बात है कि उसके प्राइसेस कम होंगे। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई और मांग कम हुई उस चीज़ की, तो उसके प्राइसेस कम होंगे। चूंकि सीजनल प्रोडक्ट है, ये पूरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं पैदा होता, ये तो एक साथ में ही पैदा होके आ जाता है। जब एक साथ में मार्केट में आएगा तो गलत आ जाएगा और उसके प्राइसेस नीचे चले जाएंगे। तो किसान को यही तो परेशानी थी। इसीलिए कांग्रेस की जो पुरानी नीति थी कि किसान को सपोर्ट कैसे किया जाए, जब सीजनल प्रोडक्ट है और एक साथ में वो आता है तो उसको तो प्राइस क्रैश हो जाएंगे, तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो वो MSP उन्होंने निर्धारित की कि MSP को यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पे हम खरीद करेंगे। अब इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए, ये FCI के माध्यम से सुनिश्चित होता है। किसान मार्केट में जाता है, किसान मंडी में जाएगा। अगर मंडी में गेहूं का MSP उदाहरण के तौर पर 2000 है, 2000 MSP है और वहाँ उसको प्राइस मिल रहा है 1800 मिल रहा है, तो वो क्या करेगा कि मैं 1800 में नहीं बेचूंगा, क्योंकि सरकार खरीदने के लिए, FCI के मैनेजर खरीदने के लिए वहाँ पर है, FCI के अधिकारी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो वो वहाँ से मार्केट से खरीदेंगे। भाई यही तो सरकार का रोल है। सरकार पूरा माल नहीं खरीदती है, लेकिन जब जब प्राइसेस डिप होती है, नीचे जाती हैं, तब वो MSP पे खरीदती हैं और वो प्राइस मेंटेन रहता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस सेक्टर में से सरकार चली गई, उस सेक्टर में प्राइसेस इजाफा हो गया। आज अगर एयर इंडिया को आप खत्म कर देंगे, एयर इंडिया लॉस में है, ये मान के चलते हम लॉस में हैं, लेकिन जैसे ही एयर इंडिया खत्म होगी, जितनी भी एयरलाइंस है वो कार्टेल बना लेंगी और अपनी प्राइसेस निर्धारित करेंगी। आपके पास में कोई साधन नहीं होगा। गवर्नमेंट कार्टेल नहीं बनाती है। अभी भी गवर्नमेंट का भी, अभी पिछले 10-15 दिन पहले की बात है, खुद मिनिस्टर ने यह कहा है कि जो गडकरी साहब ने कहा है, जो सीमेंट कंपनीज हैं वो कार्टेल बना रही हैं और प्राइसेस को अप कर रही हैं। ये पूरी तरीके से अगर आपने इसको ख़त्म कर दिया ना, तो क्या होगा, एक कार्टेल बना लेंगे और किसानों को लूटेंगे। आप उनसे कैसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि किसान अपने यहाँ स्टोरेज करे, उसके पास में साधन संसाधन नहीं है कि वो स्टोरेज करके बैठ जाए। आपका सवाल था कि भाई MSP का अमली जामा वाला, ये सरकार को 2018 में ये MSP निर्धारित कौन करता है? MSP निर्धारित करता है सरकार की एक वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CSCP जिसको बोलते हैं। वो कैसे निर्धारित करती है, भाई लागत कितनी लगती है, किसान का परिश्रम कितना है, वो उसको लेकर किसान को थोड़ा सा प्रॉफिट कितना मिल सके, वो पूरा कैलकुलेशन करके वो MSP निर्धारित कर दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। यानी कि इतना तो खर्चा आता है, इतना इसमें लेबर लगता है, इतना इसको प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए वो MSP वो निर्धारित करते हैं और इसको जो मैकेनिज्म बताया मैंने FCI के माध्यम से उसको सुनिश्चित किया जाता है। अब 2018 में
इसी सीएससीपी ने सरकार को बोला, केंद्र सरकार को, कि इसको कानूनी जामा, अमली जामा पहनाओ, इसके ऊपर कानून बनाओ। इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई कानून नहीं बनाएंगे उसके ऊपर। हमारे साथ जयपुर से सीनियर रिपोर्टर हैं सुमन जी, वो उनके भी कुछ सवाल हैं, वो भी अभिजीत जी से सवाल करना चाहती हैं। सर, ये काला कानून जो बनाया गया है, ये काला कानून क्या है? देखिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 कानून लेके आई है, उनका पहला मैं आपको नाम बताऊं। सबसे पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो कि हमारी मंडी व्यवस्था से, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केटिंग से संबंध है। और दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, यानी एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस यानी फार्म कॉन्ट्रैक्टिंग से संबंधित है। और तीसरा है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये जो असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1955 में आया था। और ये किस लिए आया था कि जो हमारे जीवन के लिए असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, खाद्यान्न पदार्थ हैं, दलहन हैं, तिलहन है, वो ऑयल सीड्स हैं, इनको लोग बाग, क्योंकि हमारे उस समय प्रोडक्शन भी नहीं था इतना ज़्यादा, और लोग बाग इनकी कालाबाजारी करते थे, होर्डिंग करते थे, जमाखोरी करते थे। तो इस जमाखोरी से निपटने के लिए जो हमारे जीवन के लिए इतनी असेंशियल, इतनी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो हमारा जीवन निर्भर करता है, तो वो जमाखोरी को मिटाने के लिए असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाए। अब मैं आपको ये काले कानून हैं क्या, इसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, यही पूछना चाहूँगी मैं, देखो, बिजनेस करते हैं अपन, तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का एक उसूल होता है, कम कीमत पे खरीदो और ज़्यादा कीमत पे बेचो। उदाहरण के तौर पर आपने कोई भी वस्तु 1 यूनिट खरीदी 100 रुपये में, और वो 100 रुपये में जो वस्तु खरीदी, अब आप उसको 120 रुपये में बेचते हो, यानी 5 रुपये उसका खर्चा वर्चा हो जाता है। तो सीधा सिंपल सवाल है कि आपने 100 रुपये में खरीदी, 5 रुपये का आपका खर्चा हुआ लाने ले जाने में, और आपने 120 रुपये में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 15 रुपये हुआ। अब आप इस प्रॉफिट को बढ़ाना चाहेंगे, तो आप उसी वस्तु का 10 यूनिट खरीदेंगे, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 150 रुपया। आपने उसी वस्तु के 100 यूनिट खरीद लिए, प्रॉफिट हो गया आपका 1500 रुपया। आपने 1000 खरीदे तो 15,000, 1 लाख यूनिट खरीदे और 1 लाख यूनिट बेच दिए तो 15 लाख रुपए। यानी ये बिजनेस का सिद्धांत है। अब ये जो लाए गए हैं, ये बिल्कुल किसानों के विरोध में हैं और बिजनेसमैन के फायदे की बात है। इसको अपन के, इसलिए वो काले कानून है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम कीमत पर खरीदने के लिए 2 कानून लाए। कौन कौन से? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो हमारी मंडी व्यवस्था से है। अभी क्या है कि एपीएमसी में किसान जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एपीएमसी सिस्टम 100% परफेक्ट है, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है, उसमें भी कुछ खामियां हैं, परंतु उनको सुधारने की आवश्यकता है। अब एपीएमसी में आप जाएंगे, एपीएमसी में आप खरीदने गए और किसान वहाँ पर आ गया, किसान अपना माल लेके आ गया। जब वो माल लेके आए तो और भी बहुत सारे किसान आए। अब आपने जाके वहाँ बोली लगाई। अब एमएसपी है हमारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गेहूं का 2000 रुपये, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, और वहाँ पर वो कोई 1800 रुपये दे रहा है, कोई 1700 रुपये दे रहा है। अब उसको 2000 पे खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो किसान को वो 1700-1800 में बेचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब बेचना पड़ेगा और उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उसको 1700 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? मंडी में भी 1700 रुपये में बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसे खरीदने वाला नहीं है। और जब खरीदने वाला नहीं है तो किसान को तो लॉस हो गया, होगा कि नहीं लॉस? क्योंकि वो जो एमएसपी डिसाइड की थी, उसका खर्चा, उसका लेबर, उसकी कुछ प्रॉफिट मार्जिन लगा के की थी, अगर वही रिकवरी नहीं होगी तो किसान को तो लॉस होगा ही होगा। इसीलिए अभी क्या कर दिया, ये कानून लाए कि अल्टरनेटिव मार्केटिंग व्यवस्था। इनका क्या कहना है कि भाई किसान को हमने एक बिगर प्लेटफॉर्म दे दिया। बिगर प्लेटफॉर्म क्या दे दिया? पहले एपीएमसी में ही बेच सकते थे, अब वो देश के किसी भी कोने में जाके बेच सकते हैं। ठीक, यही कारण है, और तो कुछ कारण नहीं है। ये कह रहे हैं हमने एक अल्टरनेटिव मार्केट दे दिया उनको, यानी कि बिगर दे दिया। वो किसान कहीं भी बेच सकता है, किसान एक्सपोर्ट भी कर सकता है, किसान राजस्थान का यूपी में बेच सकता है, तमिलनाडु में जाके बेच सकता है। अरे भले आदमी हो, बेचा क्या जाता है? सरप्लस बेचा जाता है। हमारे देश के किसान की हालत देखिए,
86% जो किसान हैं वो स्मॉल और मार्जिनल हैं। स्मॉल मार्जिनल का मतलब है 5 एकड़ से भूमि कम, और 5 एकड़ का मतलब है अगर मैं 5 एकड़, आप जानते हैं ना कितना होता है एरिया, 1 एकड़ में 4840 गज होता है, वर्ग गज। तो इतना 5 एकड़ भूमि में अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मतलब अपने भरतपुर की मैं बात करूं, तो उसमें 5 एकड़ का मतलब 12.5 बीघा ज़मीन आएगी। 12.5 बीघा ज़मीन में, और एवरेज क्या है, ये 5 एकड़ तो लिमिट है, लेकिन 86% फार्मर्स के पास में 2 एकड़ एवरेज भूमि है। 5 एकड़ की तो लिमिट है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की 5 एकड़ की लिमिट है, लेकिन 2 एकड़ उनकी एवरेज है। 2 एकड़ का मतलब है 5 बीघा जमीन। 5 बीघा जमीन में कितना प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा? वो किसान के खुद के खाने के लिए अगर 5-6 आदमियों का परिवार है तो 5 बीघा खेत में गेहूं उगाता है किसान। सबसे पहले वो अपने खाने का प्रबंध करता है। उसने गेहूं उगा लिया, उसके पास सरप्लस है कहाँ जो बेचेगा? सरप्लस किसके पास है? बहुत सारे लोग वहाँ कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ पंजाब के और हरियाणा के और वेस्टर्न यूपी के ही किसान क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं क्योंकि सरप्लस उनके पास है। पंजाब में बहुत प्रोडक्शन होता है, पंजाब में लैंड होल्डिंग बहुत है लोगों की, है। पूरे भारतवर्ष में आपका जब सरप्लस ही है तो सरप्लस जिसके पास होता है वही बेचने जाता है। अब वही सरप्लस आपको कम प्राइस पे बिकेगा। तो क्या किया इस एपीएमसी को ख़त्म करके, यानी कि फार्मर प्राइवेट प्लेयर के हवाले से छोड़ दिया। प्राइवेट प्लेयर अपनी मनमर्जी करेगा, कितने में लेगा। किसान के पास में उसको रखने की जगह नहीं है, वेयर हाउस रखने की जगह नहीं है, उसके पास में इतना साधन संसाधन नहीं है कि वो 6 महीने तक होल्ड करे। अप्रैल महीने में फसल आई और वो इंतज़ार करे कि यार मेरा अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा भाव कब मिलता है? अच्छा भाव मिलता है जब सीजन आता है उससे 2-3 महीने पहले। यानी कि गेहूं का भाव जो होता है ना, दिसंबर जनवरी के महीने में पीक पे होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में। क्यों? क्योंकि मार्च में नया गेहूं आने वाला है और अब वो ख़त्म होने के कगार पे होता है, तो तब जाके भाव होता है उसका। इसलिए ये जो मिनिमम प्राइस है, यानी इससे सुनिश्चित किया। अब एक दूसरा चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वो आपने पूछा कि भाई ये काले कानून को, ये तो पहला जो एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी, प्राइवेट के हाथ में आदमी चला जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, हमारे किसान जो एक भेड़ की तरह है उसे भेड़ियों के सामने परोस दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बोलते हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। अगर किसान को पहले से ही पता लग जाए कि मेरा प्रोड्यूस कितने पे बिकने वाला है, उसे पहले से ही पता लग जाए, और कोई कंपनी गारंटी दे दे कि मैं ये करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। पेपर पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मैं किसान का बेटा हूँ, सही बात है। और मेरे पास आज भी मेरे पिताजी की 60 बीघा ज़मीन है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ये सब पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, कि मैंने आलू तय किया किसी किसान से कि भैया मुझे तो 30 रुपये किलो पे आलू देगा। बिल्कुल साहब, हो गई तय। हमने लिख लिया, एग्रीमेंट लिख लिया। पहले तो ये उम्मीद करना किसान से को एग्रीमेंट की शर्तें भी जाने। ऐसा व्यक्ति, अरे इतना ही पढ़ा लिखा होता तो भाई साहब किसान नहीं बनता वो। तो वो आप ऐसे उसे एग्रीमेंट करेगा, वो कोई बात नहीं है, चलो मान लें। गुड फेथ में उसने एग्रीमेंट किया, कंपनी के साथ किया, कंपनी भी बहुत अच्छी है, उसने एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट में अब इसके 2 हैं, या तो बम्पर क्रॉप होती है, बम्पर क्रॉप होगी तो आलू का भाव क्रैश कर जाएगा, वो आ जाएगा 15 रुपये किलो पे, 15 रुपये किलो पे आ जाएगा। अब ये लॉस होने वाली बात हो गई, किसको लॉस होने वाली बात हो गई? वो ओपन मार्केट में उसे 15 रुपये किलो में मिल रहा है, तो वो 30 रुपये में तुमसे क्यों खरीदेगा? तो कंपनी कुछ ना कुछ बहाने बना के वो प्रोडक्ट नहीं करी, तुम्हारी क्वालिटी ख़राब है, और उसने मेरा दिवालिया निकल गया, मुझे तो लॉस हो जाएगा, प्रेशर डलवाएगा। किसान कहेगा यार तेरे को होता, मुझे क्या, बोले मैं नहीं खरीदता। अब किसान क्या करेगा? एसडीएम के पास जाएगा, है। अरे किसान आज तक इनमें झगड़े में पड़ेगा, तुम्हारे कोर्ट कचहरी की में, या वो अपनी खेती करेगा? यार उसका इतना टाइम है जो तुम उम्मीद कर रहे हो। वो बेचारा एक पटवारी की ऑफिस में जाने से डरता है वो आदमी, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि एसडीएम की कोर्ट उस पर जाएगा कोर्ट में, तो वहाँ किसकी जीत होगी? कंपनी की। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। माना प्रोडक्शन हो गया कम और आलू का भाव हो गया 50 रुपये किलो, आलू का भाव 50 रुपये किलो हो गया। किसान को लालच आया और उसने कंपनी को बाइकआउट करके, मतलब बाईपास करके, और मार्केट में बेच दिया 50 रुपये में।
कंपनी उसके ऊपर केस ठोक देगी और वो जितनी प्रॉफिट कमाया ना उससे दुगना उससे वसूल कर लेगी। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक भेड़ को भेड़िया से भिड़ा रहे हैं, समझ। इसलिए अब तीसरी चीज आई तो इससे उसको कोई वो नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक वैसा ही है, इसके दूसरे भी है। आप ये समझिए, कोई भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर किसी किसान के पास जाएगा क्या एग्रीमेंट करने के लिए? तो वो क्या करेगा? वो दलाल क्रिएट करेगा। दलाल क्रिएट करेगा, वो छोटे छोटे किसानों को फंसाएगा। और भैया दलाल को पैसा कौन देगी? वो किसकी गाएगा? कंपनी की गाएगा। वो किसान की नहीं बजाएगा, वो कंपनी की गाएगा और वो कंपनी का आदमी है। आप तो वो व्यवस्था जो पहले वाली थी ना, पुराने वाली, काहे की सामंतवादी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, वो साला वो उसके चक्कर में, वो दलाल के चक्कर में वो फंस जाएंगे। और दलाल सबसे पहले अपने भाई को फंसाता है, इसलिए ये है। अब तीसरा कानून है जो जिसमें आपने बिल्कुल कोई लिमिट नहीं छोड़ी। भैया लिमिट आपने हटाई क्यों? क्या आप चाहते हो कि जमाखोरी हो इस देश में? क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर कालाबाजारी हो? आपने वो लिमिट हटा दी। ये तो बिल्कुल मेरी समझ में ही नहीं आता, आप चाहते क्या हो? मतलब आप इस देश को 4-5 बड़े बड़े आदमियों के साथ में गिरवी रखने चाहते हो। इसलिए किसान कह रहा काले कानून है। कोई भी बीजेपी का आदमी, कोई भी आके मुझे आके यहाँ मेरे सामने बहस करे और ये बताए कि इसमें ये फ़ायदा है, मैं मान जाऊँगा। मैं किसान हूँ, मुझे मालूम है, मैंने बचपन से खेती की है, मैंने हल चलाया है, मैंने बैलों का हल चलाया, मुझे पता अच्छी तरीके से किसान की क्या क्या समस्याएं हैं। ये जानता क्या है? अरे नरेंद्र मोदी के यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, एक फार्मर नेता नहीं है। उनके पास में बहुत सारे नेता होंगे, कोई है किसान नेता जिसको आप बोलते हैं किसान नेता ये है? जिस आदमी को पता नहीं है कि खेती कैसे होती है, उन किसानों को बोल रहा है। और वो किसान कह रहे भाई, वो इसलिए कह रहे कि हमारे फ़ायदे की नहीं है, हमें तो तुम गुलाम बनाने के लिए हो। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बनाया था ना, अब उन्होंने ट्रेन भी चला दी है। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन क्यों चलाई थी? कच्चा माल को इकट्ठा करने के लिए। नरेंद्र मोदी ने क्यों चलाई है? कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए चलाई है, क्या? किसान रेल, ताकि किसानों का माल आराम से वो हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास दोहरा रहा है भाई साहब। इसलिए काले कानून है और इनका विरोध सिर्फ किसानों को ही नहीं करना चाहिए। किसान अपनी अस्मिता तो बचा ही रहे हैं, किसान इस देश के प्रजातंत्र को बचा रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी एक और सवाल पूछूंगी मैं सर से कि ये जो 26 जनवरी को जो झंडा लहराया गया था, उसके साथ जो दूसरा झंडा लहराया है, उसका क्या मतलब है? देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल भी विरोध में, एकदम विरोध में है कि जिसने भी ये कुकृत्य किया वो निंदनीय है और कड़े शब्दों में उसकी निंदा की जानी चाहिए। परंतु आपको एक बात भी इसके साथ में समझने की है कि 26 जनवरी को जो झंडा लहराया गया था, झंडे का अपमान नहीं था, वो नहीं लगाना चाहिए था। झंडा शान से वहीं पर था, परंतु उसके बाजू में जो 2 गुंबद थे वहाँ पर निशान साहिब जिसको बोलते हैं, वो सिखों से रिलीजियस एक सिंबल है निशान साहिब, वो वहाँ पर उसने लगाया था। सवाल पैदा ये होता है कि ये सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम शुरू से ही कर रही हैं। खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी कुछ डे 1 से ही कर रही हैं। आप किसान को गाली दे सकते हैं लेकिन किसान को आतंकवादी नहीं बता सकते। वो सबसे ज़्यादा देशभक्त है। हम और आप, ये जो बाकी के लोग कह रहे हैं किसान का, भैया कौन से सेठ साहूकारों के बच्चे फौज की नौकरी में जाते हैं? वो सारे किसानों के बच्चे हैं। मेरे यहाँ पर मेरे चाचा जी आर्मी में हैं, मेरे दादाजी आर्मी में हैं। हम किसानों के ही बच्चे जाते हैं। कौन सा वो करता है? अफसर आपके बड़े बड़े आदमी बन जाते होंगे, कर्नल, मेजर जनरल, परंतु जो युद्ध लड़ते हैं, जो गोली खाते हैं सीने पे, ये तो भाई देखो हेडक्वार्टर वाले आदमी हैं, बाकी गोली खाने वाले तो फुट सोल्जर्स हैं ना। वो हैं। उनसे आपको कहने की क्या आवश्यकता थी? आप उसको डीलेजिटिमाइज कर रहे थे, उस आंदोलन को आप डीलेजिटिमाइज कर रहे थे। और आपने क्या किया? एक ग्रुप जो उनके पहले से ही नहीं था, उनके साथ में जो दीप सिद्धू उसका नाम है, और भी कई लोग हैं, ये बातें जो आ रही हैं, अब ये पता लग रहा है कि जब दीप सिद्धू ने झंडा फहराया, सामने अब उसकी तस्वीर दिख रही है, उसका तो आप FIR में भी नाम नहीं डाला। क्या है भाई ये?
आपने उसका एफआईआर तक में नाम नहीं डाला, उनको वहां जाने दिया और जाने के बाद में फिर वो बंद कर दिया। आपने क्या किया कि उनको कॉर्नर कर दिया और कॉर्नर के बाद में फिर पिटाई करना शुरू कर दिया। ये जो आपने किया है ये बहुत गलत किया है। किसानों के आंदोलन के साथ में आपने उसको बदनाम करने की जो बात करी है ना, वो बहुत गलत है। उन्होंने कभी इस तरीके का जो रूट तय था, मैं मानता हूँ किसानों से पूछा जाए, उन्होंने एश्योरेंस दिया, क्या हुआ? अरे एश्योरेंस तो बाबरी मस्जिद में कल्याण सिंह आपके चीफ मिनिस्टर ने भी दिया था। क्या हुआ? उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी, ये इतने बड़े बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे, बावजूद इसके वो कैसे टूट गया? ये एश्योरेंस तो इन्होंने भी दिया था। आंदोलन होता है, आप जानते हैं कि जब लोगों की भावनाएं हो जाती हैं, कहीं इधर उधर हो जाता है, वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। आपने 90% जो शांति प्रिय आंदोलन है उसका तो कुछ दिखाया नहीं, और आपकी गोदी मीडिया जो ये वो हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, उसके किसान टिकैत रो रहा है, उसके देखो अब आंसू बहा रहा है। आपको क्या आ रहा है भाई? अब आपने बताया नहीं कि उस आंसुओं का क्या प्रभाव हुआ। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत में वहाँ लोगों को भेजा गया, और इसका एक ही मकसद था, किसान आंदोलन को डीलेजिटिमाइज करना, उन्हें बदनाम करना, बदनाम करके उनमें फूट डालना और उसको आंदोलन को ख़त्म करना। अभिजीत जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्या वास्तविकता यह सच है या फिर कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार उससे सवाल पूछे तो देशद्रोही, उनके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट करे तो आतंकवादी, उनका कोई सपोर्ट करे तो ये आतंकवादी के रिश्तेदार। कल हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया कि हम किसान के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। किसानों ने कौन सी हिंसा की है बताइए आप, जो हम उनको ये बोल रहे हैं? और क्या, पहली बात तो ये, क्या किसान हमारे कह देने से वो कर देंगे? किसान एक शांति प्रिय ढंग से, टिकैत और बाकी के जितने भी नेता हैं, दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है हम शांति प्रिय ढंग से, संविधान के तरीके से, हाँ, अहिंसात्मक, नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक आंदोलन चलाएंगे। एक मॉरल सपोर्ट है जो हम किसानों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी ने इस देश की कृषि को सींचा है, अपने खून और पसीने से सींचा है। इस देश को खाद्य सुरक्षा जो प्रदान की है, वो, भाई साहब एक बात बता दूं मैं आपको, जब 1950 में किसान की आमदनी 1 रुपया थी, कितनी थी? 1 रुपया। आज उसकी आमदनी 21 रुपये है, यानी 21 गुना बढ़ी है। ठीक है? और सरकारी कर्मचारी की आमदनी 1 रुपया थी, आज वो 180 रुपये हो गई। अर्थात सरकारी कर्मचारी की आमदनी 180 गुना, गोल्ड की प्राइसेस 90 गुना, किसान की आमदनी सिर्फ 21 गुना। इसलिए किसान आत्महत्या करता है। उसकी सब में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सबकी कीमत बढ़ रही है। किसान जब 1 मिलियन टन अनाज उगाता था, आज वो 8 मिलियन, 7 से लेके 8 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता था 10-12 मिलियन मैट्रिक टन होता था गेहूं का, आज 106-108 मिलियन मैट्रिक टन है। कितना हो गया? 10 गुना प्रोडक्शन हो गया। ये किसान ने मेहनत की है। हम उस मेहनत में, कांग्रेस ने मैक्सिमम टाइम अपना उसमें लगाया है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन कोई लेके नहीं आई। क्या लेके आई है? किसान का रेवोल्यूशन लेके आई है।
व्हाइट रिवॉल्यूशन कांग्रेस का, ग्रीन रिवॉल्यूशन कांग्रेस का, ये किसान रिवॉल्यूशन लेके आए। इन्होंने ये काम किया है। हम किसी को भड़काने वाली बात नहीं कर रहे, हम किसान का संबल कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, हमारा पेट उसके ऊपर निर्भर करता है। हमें वो बचाना है, वो बचेगा तो हम बचेंगे और ये देश बचेगा। इस देश में 65% किसान रहते हैं। कितने? 65%। 80 करोड़ 85 करोड़ लोग हैं जो खेती से संबंधित हैं। आप उनको भड़काने की बात कर रहे हैं, अजीब बात है साहब। ये कोई नहीं भड़काने की बात कर रहा, किसान शांतिप्रिय ढंग से कर रहे हैं, हम उन्हें मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी, कोई कुछ भी कहे। ये थे भरतपुर से महापौर अभिजीत कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसानों, जब देश का अन्नदाता सड़क पर है तो साफ तौर सी बात है, जो किसानों के लिए बिल बनाया गया है वो किसानों के सपोर्ट में नहीं है। सीधे सीधे से इनसे हमने इनसे सवाल किए थे, जिनका इन्होंने साफ साफ जवाब दिया है और कहा है कि जो 3 कानून हैं वो काले कानून इन्होंने बताया है और किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है। कैमरा पर्सन ताज खान के साथ दीपक पुरी, लाइव टुडे, जयपुर।